हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अभी फार्मेसी। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फार्माकोग्नोसी फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक होंगे। इसमें हम लोग ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे, जिससे हमारी जो सिलेबस है उसका आपको एक ओवरव्यू मिल जाए, आपको पूरा सिलेबस एक शॉर्ट में रिवाइज हो जाए। उसमें हम लोग कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस भी देखेंगे, जिनको हम लोग शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे यूनिट फर्स्ट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि शॉर्ट टाइप होने वाले हैं। तो जिसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। तो इसमें बताना है फार्माकोग्नोसी और फाइटोकेमिस्ट्री क्या होती है। तो फार्माकोग्नोसी को आप दो टर्म्स में ब्रेक कर सकते हो, फार्मेको प्लस गोग्नोसी। तो फार्मेको का मतलब होता है ड्रग और गोनिसी मतलब नॉलेज। तो फार्माकोग्नोसी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट कंसर्न विद द स्टडी ऑफ physical, chemical and biological property of natural origin drugs as well as their collection, cultivation and their therapeutic action and use। तो जो फार्माकोग्नोसी होती है वो हमारी एक साइंस की ब्रांच होती है, जिसमें हम लोग जो हमारा कोई भी ड्रग होता है जो कि नेचुरली ऑब्टेन किया जाता है, उसकी फिजिकल, केमिकल और उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी की स्टडी करती हैं, और साथ ही साथ उसका कलेक्शन, कल्टीवेशन और उसके थेरापेटिक एक्शन के साथ उसके यूज भी जानते हैं। तो ये तो हो गया फार्माकोग्नोसी। फाइटोकेमिस्ट्री क्या होती है? तो फाइटो मतलब रिलेटेड टू प्लांट हो गया, और केमिस्ट्री मीन्स स्टडी ऑफ केमिकल। तो फाइटोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल डेराइव फ्रॉम प्लांट। तो इसमें हम लोग उन केमिकल की स्टडी करते हैं जो कि हम लोग को प्लांट से डेराइव होते हैं या ऑब्टेन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है टर्मरिक। तो टर्मरिक में क्या पाया जाता है? करक्यूमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डिफाइन क्रूड ड्रग्स एंड गिव द सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग। इसमें बताना है क्रूड ड्रग क्या होता है और उसका सोर्स क्या होता है। तो दोज ड्रग विच ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड मिनरल्स। तो ऐसे ड्रग जो कि हम लोग को नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होते हैं, जैसे कि प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए या फिर मिनरल्स हो गए, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रूड ड्रग्स बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स कुछ हैं, जिंजर, इसबगोल और तुलसी लिव्स। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए। इसके सोर्स की बात करते हैं तो इसके सोर्स कई सारे हैं, जैसे कि प्लांट सोर्स हो गया, एनिमल्स हो गया, मिनरल्स हो गया और मेराइन सोर्स। तो प्लांट सोर्स में कुछ एग्जांपल जैसे ओपियम, जिंजर, क्लोव, टर्मरिक। एनिमल सोर्स की बात करते हैं तो इससे हम लोग हनी, हार्मोन्स, इंजाइम, फिश लिवर और ये सब ऑप्टेन होता है। मिनरल से जैसे शिलाजीत, टॉल्क और बेटनोनाइट। तो मेराइन की बात करते हैं तो टेराबैक्टीडीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो ये इसके कुछ सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग्स के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इसका डिफ्रेंशिएट पूछा जाता है ज़्यादातर। तो इसमें ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज ड्रग का डिफरेंस बताना है एग्जाम्पल के साथ में। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिया हुआ है, इसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में भी बताया। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको जाकर वहाँ से चेकआउट कर लेना है, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन 7 मार्क्स में भी पूछ लेता है इन दोनों का डिफरेंस। तो शॉर्ट में यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, दोज ड्रग विच आर डायरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट एंड कंसिस्ट सेलुलर टिश्यू। तो ऐसे ड्रग जो कि हमारे डायरेक्ट प्लांट के ही पार्ट होते हैं, जैसे उसका लीव्स हो गया, किसी भी ड्रग जो प्लांट है उसका लीफ से ऑब्टेन होता हो, या फिर उसका बार्क हो गया, फिर फ्रूट हो गया, या स्टेम हो गया, या फिर रूट्स हो गए। तो ऐसे ड्रग क्या होते हैं? हमारे ऑर्गेनाइज ड्रग होते हैं। अनऑर्गेनाइज की बात करते हैं तो दोज ड्रग विच आर नॉट पार्ट ऑफ प्लांट बट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट बाय फिजिकल प्रोसेस लाइक ड्राइंग, एक्सट्रैक्शन एक्सेट्रा। तो जो हमारे अनऑर्गेनाइज ड्रग होते हैं वो हमारे प्लांट के पार्ट नहीं होते, लेकिन वो प्लांट से ही ऑब्टेन किए जाते हैं अलग अलग फिजिकल प्रोसेस से, जैसे ड्राइंग के थ्रू, एक्सट्रैक्शन के थ्रू। इसका एग्जाम्पल हो सकता है एलोवेरा जूस और करक्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ ड्रग क्लासिफिकेशन, एक्सप्लेन एनी टू। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन कौन से मेथड हैं जिसमें ड्रग को क्लासीफाई किया गया है। तो देयर आर वेरियस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग, अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिकल, केमिकल, फार्माकोलॉजिकल और कीमो टैक्सोनॉमिकल। तो इसको 6 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। उसमें फर्स्ट है अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। तो इन दिस मेथड ड्रग आर अरेंज अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ लैटिन एंड इंग्लिश। तो इसमें बेसिकली जो हमारी ड्रग्स होती हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्लासीफाई किया गया है, जैसे अकेशिया, अगार, वीवैक्स, सिंकोना, सिनेमन, डिजिटलिस और धतूरा। तो ये तो हो गया अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है? इन दिस मेथड क्रूड ड्रग आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर मॉर्फोलॉजी सच एज शेप, साइज, अपीयरेंस। तो इसमें बेसिकली जो हमारी ड्रग होती है उसके शेप, उसके साइज और उसके अपीयरेंस के बेसिस पे उसको क्लासीफाई किया गया है। इसको 2 पार्ट में होता है, जैसे कि ऑर्गेनाइज डायरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट होता है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, और अनऑर्गेनाइज जो कि हमारा प्लांट का पार्ट नहीं होता बट वो प्लांट से ही ऑब्टेन किया जाता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे लीव्स हो गया, बार्क हो गया, रूट्स हो गया। तो ये प्लांट के पार्ट हो गए। ड्रग्स की बात करते हैं, जैसे सेना, धतूरा, सिनकोना, सिनेमन, रावल्फिया या लिकोराइस।
अगला क्लासिफिकेशन है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो इन दिस मेथड ड्रग आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। तो इसमें जो हमारी ड्रग होती है वो उसके फाइलम, ऑर्डर और फैमिली, जीनस और स्पीसीज के अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई किया गया है। इसको हम लोग बॉटनिकल या फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है, फाइलम में आप देख सकते हो एंजियोस्पर्म, ऑर्डर में है लिली फुलरेई, फैमिली में लिलिएशी, और इसके ड्रग्स के एग्जांपल है वेनिला और डिस्कोरिया। वैसे ही अगला एग्जांपल है, इसको आप देख लेना, काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी तो हम लोग थोड़ा इसको जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, द क्रूड ड्रग आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द केमिकल नेचर ऑफ देयर मेन कंस्टिट्यूएंट इन द ड्रग विच गिव बायोलॉजिकल एक्शन। तो बेसिकली इसमें जो हमारी ड्रग होती है वो उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बेसिस पे क्लासीफाई की गई रहती है, जैसे अल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन्स, लिपिड। इसके एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख लेना। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, ड्रग आर, इसमें जो हमारी ड्रग होती है वो अपने उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई किया गया रहता है। जैसे एमेटिक्स क्या होती हैं, तो इसका एग्जांपल है इपिकैक, यानी ऐसी ड्रग जो कि ओमिटिंग को कॉज करती हैं। एक्सपेक्टरेंट जो कि कफ में यूज की जाती है। कार्मिनेटिव जो कि इसके एग्जांपल है क्लोव, फनल, कोरिएंडर, एंटीट्यूसिव जैसे ओपियम। तो ये इसके एग्जांपल हो गए। आखिरी क्लासिफिकेशन है कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो इसमें क्या किया गया है, जो हमारा टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन है, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई है। इसका एग्जांपल है ट्रोपेन अल्कलॉइड इज मेंबर ऑफ सोलनियसी, वोलेटाइल आर मेंबर ऑफ उम्बिलिफेरेई एंड रूबिएसी। तो ये इसके एग्जांपल है। अगला क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में पूछा जाता है ऐसे तो, व्हाट आर ड्रग एडल्ट्रेशन एंड गिव्स वेरियस मेथड ऑफ एवोल्यूशन ऑफ नेचुरल ओरिजिन ड्रग। तो इसमें बताना है ड्रग एडल्ट्रेशन और कौन कौन से मेथड होते हैं उसको इवोल्यूएट करने के लिए। तो एडल्ट्रेशन क्या होता है, तो एडल्ट्रेशन से आप सिंपली समझ सकते हो मिलावट करना। कोई भी हमारा जो मेन ड्रग है या फिर प्योर जो कंपाउंड है उसमें कम्प्लीटली और पार्सली हम लोग कोई सिमिलर लुकिंग सबस्टेंस, यानी उसकी तरह दिखने वाले किसी भी सबस्टेंस से वहाँ पे हम लोग मिलावट करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अडल्ट्रेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है जैसे आप मिल्क में पानी ऐड करते हैं, तो ये क्या है, एक तरह का अडल्ट्रेशन होता है। तो ये हम लोग करते क्यों, ताकि जो हमारी जो प्योर ड्रग की क्वालिटी है वो उसकी क्वालिटी को डिक्रीज कर दें, या फिर उसकी थेरापेटिक जो प्रॉपर्टी है उसको डिक्रीज कर दें। और इसका मेन पर्पस क्या होता है इसको करने का, तो इसे बेनिफिट के पर्पस से लोग इसको करते हैं, या फिर जो प्योर कंपाउंड है उसकी कमी रहती है उस वजह से करते हैं। तो ये इसके कुछ रीज़न हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ अडल्ट्रेशन की बात करते हैं तो बेसिकली दो तरह का अडल्ट्रेशन होता है, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। तो इंटेंशनल में क्या होता है, ईट ऑकर इंटेंशनली बाय मैन्युफैक्चर। तो ये जानबूझ के मैन्युफैक्चरर द्वारा किया जाता है। इसके कुछ रीज़न हो सकते हैं, ड्यू टू हाई प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, या तो जो हमारा मेन प्रोडक्ट है उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, या फिर वो जो मैन्युफैक्चरर है वो प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, या फिर जो हमारा मेन कंपाउंड है उसकी कमी यानी लैक ऑफ ड्रग है। अनइंटेंशनल में क्या होता है, इट ऑकर विदाउट इंटेंशन ऑफ मैन्युफैक्चर, इट ऑकर एक्सीडेंटली ड्यू टू। तो ये जो होता है अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन, ये जानबूझ के नहीं किया जाता, ये एक्सीडेंटली हो जाता है। जैसे इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, जैसे हमारा कोई दो अलग अलग कंपाउंड है जो एक जैसा दिख रहा है, तो वो उस वहाँ पे हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि इसमें असली कौन सा और नकली कौन सा है, तो उसकी वजह से वहाँ पे एडल्ट्रेशन हो सकता है। नॉलेज की कमी होने की वजह से हो सकता है, या फिर दोनों का नाम सिमिलर होगा तो वहाँ पे भी कन्फ्यूज़न के कारण यहाँ पे अडल्ट्रेशन हो सकता है। या फिर जब हम लोग कलेक्शन करते हैं या फिर स्टोरेज करते हैं तो उस टाइम पे हम लोग प्रॉपर केयर नहीं रखते हैं, उस वजह से यहाँ पे अडल्ट्रेशन हो सकता है। इसके इवोल्यूशन की बात करते हैं तो इवोल्यूशन ऑफ ड्रग इंश्योर द आइडेंटिटी, क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ ड्रग। तो हम लोग किसी भी ड्रग का इवोल्यूशन क्यों करते हैं, ताकि उससे हम लोग उसकी आइडेंटिटी को, क्वालिटी को और उसकी प्योरिटी को पता कर सके। आइडेंटिटी में मतलब बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, उसका जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है उसको पता करते हैं। क्वालिटी में डिटरमाइन करते हैं उसकी क्वालिटी को, और क्वांटिटी में हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि जो हमारा एक एक्टिव ड्रग है उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, उतनी है या नहीं। और प्योरिटी में हम लोग चेक करते हैं कि उसमें किसी भी तरह का कोई फॉरेन पार्टिकल तो नहीं है। मेथड ऑफ ड्रग इवोल्यूशन, इस कौन कौन से मेथड होते हैं ड्रग इवोल्यूशन के, जैसे है ऑर्गेनोलेप्टिक, माइक्रोस्कोपिक, केमिकल, फिजिकल, एनालिटिकल और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो ये कुछ मेथड होते हैं जिसके थ्रू हम लोग किसी भी ड्रग का इवोल्यूशन करते हैं। तो ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो हमारा ड्रग है उसका कलर, ऑर्डर, टेस्ट, शेप, साइज, ये सब हम लोग इवोल्यूएट करते हैं। जैसे है
जो कैरेक्टर में यहाँ पे आप देख सकते हो जो ब्राउन कलर होता है वो सिनेमन का ब्राउन कलर होता है। लिकोराइज जैसे उसका स्वीट टेस्ट होता है, तो ये तो इसका करेक्टर हो गया। और ड्रग कौन सी हो गई हमारी, लिकोराइज। तो इस तरीके से हम लोग उसका ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन करते हैं। अगला है माइक्रोस्कोपिक एवोल्यूशन। तो इन दिस मेथड ड्रग इवोलेट बाई यूजिंग माइक्रोस्कोप और एग्जामिन देयर सेलुलर। इसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जो भी ड्रग है उसको माइक्रोस्कोप की मदद से उसको इवोल्यूएट करते हैं, उसका जो सेलुलर स्ट्रक्चर है उसको एग्जामिन करते हैं। नेक्स्ट है केमिकल इवोल्यूशन। तो इन दिस मेथड ड्रग इज इवोल्यूटेड विद द हेल्प ऑफ केमिकल टेस्ट। तो बेसिकली इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी ड्रग है उस पर कुछ केमिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिससे उसकी हम लोग आइडेंटिटी को पता कर सकें। जैसे एसिड वैल्यू उसका पता करना, आयोडीन वैल्यू, ईस्टर वैल्यू। तो सारा कुछ हम लोग केमिकल इवोल्यूशन में करते हैं। और कुछ टाइट्रेशन भी किए जाते हैं, या फिर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के थ्रू भी हम लोग केमिकल इवोल्यूशन करते हैं। अगला है फिजिकल इवोल्यूशन। तो इन दिस मेथड ड्रग इज इवोल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इसमें बेसिकली हम लोग ड्रग को उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे एवोल्यूएट करते हैं। जैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मॉइस्चर कंटेंट क्या है, सॉलिबिलिटी क्या है, विस्कोसिटी क्या है, ऑप्टिकल रोटेशन क्या है, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो ये तो हो गया फिजिकल इवोल्यूशन। अगला है एनालिटिकल इवोल्यूशन। तो इन दिस मेथड ड्रग आर इवोल्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइट्रेशन, क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस, स्पेक्ट्रोस्कोपी एनालिसिस एक्सेट्रा। तो इसमें एनालिटिकल इवोल्यूशन में हम लोग ड्रग को टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं, उसके ऊपर क्रोमेटोग्राफी करते हैं, या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू हम लोग एनालिटिकल इवोल्यूशन करते हैं। आखिरी हमारा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो इन दिस मेथड हम लोग क्या करते हैं, उस ड्रग की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, जो प्रॉपर अपना इफेक्ट नहीं दे पाती, तो वहाँ पे ये हम लोग बायोलॉजिकल इवोल्यूशन परफॉर्म करते हैं। दिस मेथड इज परफॉर्म ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज रैट, माइस, रैबिट टू डिटरमाइन द एक्टिविटी एंड सेफ्टी ऑफ द ड्रग। ये जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन होता है हम लोग कुछ एनिमल्स पे परफॉर्म करते हैं, जैसे रैट हो गए, माइस हो गए, या फिर रैबिट हो गए, ताकि जो हमारी ड्रग है उसकी एक्टिविटी को और सेफ्टी को हम लोग पता कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी ऑफ क्रूड ड्रग एंड इट्स वेरियस मेथड। यहाँ पे बताना है कि क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी ऑफ क्रूड ड्रग क्या होती है और उसके कौन कौन से मेथड होते हैं। तो क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी इज एन इंपॉर्टेंट टेक्निक विच इज यूज टू आइडेंटिफाई क्रूड ड्रग व्हेन केमिकल एंड फिजिकल मेथड आर इनएप्लीकेबल। तो जो हमारा क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी है, एक टेक्निक होती है, इसको हम लोग बेसिकली कब अप्लाई करते हैं, जब हमारा फिजिकल और केमिकल मेथड जो होता है वो अप्लीकेबल नहीं होता, तो वहाँ पे हम लोग क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी टेक्निक का यूज करते हैं। यूजिंग दिस वी कैन डिटरमाइन द प्रोपोर्शन ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट। तो इसका यूज करके हम लोग ये पता करते हैं कि कितने अमाउंट में या कितने प्रोपोर्शन में जो हमारा सब्सटेंस है वो प्रेजेंट है। इसको दो मेथड से किया जाता है। फर्स्ट है लाइकोपोडियम स्पोर मेथड, और सेकेंड है बाई यूजिंग कैमरा लूसिडा। तो इसको आप लॉन्ग में ज़रूर से चेक कर लेना, यहाँ पे मैंने इसको शॉर्ट में बता दिया है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि फर्स्ट यूनिट जो काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, तो इसको हम लोग दो पार्ट में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग यूनिट 1 से लेके यूनिट 3 तक कवर करेंगे, और यूनिट 4 और यूनिट 5 के लिए हम पार्ट 2 देखेंगे, वो भी जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है डिफाइन स्टोमेटल नंबर एंड स्टोमेटल इंडेक्स। तो स्टोमेटल नंबर क्या होता है, द एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ एपिडर्मिस। तो जो हमारे एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं एक स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ एपिडर्मिस में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटल नंबर। जो हमारा स्टोमेटा होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है गैसियस एक्सचेंज के लिए। स्टोमेटल इंडेक्स क्या होता है, तो स्टोमेटल इंडेक्स ऑफ द लीव इज द रेशियो ऑफ नंबर स्टोमेटा टू द टोटल नंबर ऑफ स्टोमेटा एंड एपिडर्मल सेल। तो जो हमारा स्टोमेटल इंडेक्स क्या होता है, वो क्या होता है, स्टोमेटा और एपिडर्मिस प्लस स्टोमेटा का रेशियो होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो SI का मतलब है स्टोमेटल इंडेक्स, और S है नंबर ऑफ स्टोमेटा सेल पर यूनिट एरिया। उसके बाद जो हमारा E है नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल पर यूनिट एरिया। यहाँ से हमारी यूनिट 2 शुरू होती है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, डिफाइन कल्टीवेशन एंड व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ कल्टीवेशन ऑफ नेचुरल ओरिजिन प्लांट। तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं कल्टीवेशन क्या होता है। तो कल्टीवेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट बाय प्रोवाइडिंग ऑल द फॉर्म्स ऑफ नेसेसरी रिक्वायरमेंट। कल्टीवेशन क्या होता है, बेसिकली एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम लोग प्लांट को ग्रो कराते हैं, और जितने भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट होती हैं, वो सब कुछ हम लोग उसको प्रोवाइड कराते हैं। इट रिक्वायर इंटेंसिव केयर एंड मैनेजमेंट। इसके लिए हमें प्रॉपर केयर और मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। इट ऑल्सो हेल्प इन इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ द क्रॉप बाई यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन एंड पॉलीपोलाइडी टेक्निक। इसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, इस टेक्निक की वजह से जो हमारा क्रॉप का जो क्वालिटी होता है वो इम्प्रूव होता है। इसमें हम लोग हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक का यूज करते हैं, म्यूटेशन और पॉलीपोलाइडी टेक्निक्स का यूज करते हैं।
मेथड ऑफ कल्टीवेशन देख लेते हैं कौन कौन सा मेथड होते हैं जिसके थ्रू कल्टीवेशन होता है। तो फर्स्ट है सेक्सुअल मेथड और सेकंड है एसेक्सुअल मेथड। सेक्सुअल मेथड में देखते हैं, इन सेक्सुअल मेथड द प्लांट आर राइज बाय जर्मिनेटिंग द सीड। सेक्सुअल मेथड बेसिकली कैसे होता है, जब हम लोग सीड को जर्मिनेट करते हैं। Seeds should have high germination rate. If slow germination rate, so special treatment given to seed. जब जैसे हम जो सेक्सुअल मेथड होता है इसमें हम लोग जो सीड जर्मिनेट कराते हैं, इसमें जो सीड का जर्मिनेशन रेट है वो हाई होना चाहिए, तभी ये मेथड अप्लाई होता है। अगर किसी सीड का जर्मिनेशन रेट स्लो है तो वहाँ पे हम लोग स्पेशल टेक्निक का यूज करते हैं, जैसे हम लोग उस सॉइल को पानी में भिगो देते हैं जिसकी वजह से वो इजीली जर्मिनेट कर सके। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने फिगर ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे सॉयल है और सीड है। तो इस तरीके से सीड जो है हमारी जर्मिनेट होती है। इसके कुछ एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। सीडिंग आर लॉन्ग लाइफ एंड प्लांट बिकम स्ट्रॉन्ग। तो इससे जो हमारी प्लांट होता है वो ज़्यादा टाइम तक लाइफ रहता है और उसकी जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और स्ट्रॉन्ग रहती है। सीडिंग आर चीप एंड कैन बी राइज इजली। जो सीडिंग की प्रोसेस होती है वो सस्ती होती है और आसानी से इसको किया जा सकता है। चॉइस ऑफ सुपीरियर क्वालिटी फॉर प्रोड्यूस, इसमें हम लोग अच्छी क्वालिटी को भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे इसका एग्जांपल है ऑरेंज और पपाया। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। टेक लॉन्गर टाइम फॉर कल्टीवेशन कंपेयर टू क्वालिटी। तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है कल्टीवेशन में। नेक्स्ट है दिस प्लांट आर नॉट यूनिफॉर्म इन द ग्रोथ। तो जो ये प्लांट होते हैं ये अपने ग्रोथ में जो होते हैं यूनिफॉर्म ही नहीं होते, यानी सभी एक जैसे नहीं होते। लेस रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिजीज। जो ये प्लांट होते हैं ये डिजीज़ के खिलाफ ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं होते। कॉस्ट इज़ हाई हार्वेस्टिंग पेस्टिसाइड। तो इसमें जो कॉस्ट होती है वो हाई होती है, जैसे हार्वेस्टिंग की होगी या फिर जो हम लोग पेस्टिसाइड यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ए सेक्सुअल मेथड। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो एक्स सेक्सुअल मेथड को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के नाम से भी जानते हैं। इट इज डिफाइंड एज द जर्मिनेशन और फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल प्लांट फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, हम लोग कोई भी प्लांट को ग्रो कराने के लिए उसी का कोई जो वेजिटेटिव पार्ट होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। देयर आर वेरियस मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो इसके बहुत सारे मेथड हैं जिसके थ्रू हम लोग प्लांट को ग्रो कराते हैं। फर्स्ट है कटिंग। तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड में सिंपली मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये मेरा एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पे प्लांट है, इसका हमने लीफ कट किया और उसको सॉइल में ग्रो कराया, तो उससे फिर हमारा एक न्यू प्लांट डेवलप करता है। तो ये कटिंग में होता है। नेक्स्ट प्रोसेस है लेयरिंग। तो इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारा जो मेन पेरेंट प्लांट होता है उसकी जो ब्रांच होती है उसको हम लोग क्या करते हैं मिट्टी में दबा देते हैं, वहाँ से फिर जो रूट्स होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं। उसके बाद जब प्रॉपर रूट्स ग्रो कर जाता है तो वहाँ से हम लोग फिर उसको डिटैच कर देते हैं, यानी उसको कट कर देते हैं और हमारा एक अलग से इंडिविजुअल प्लांट ग्रो कर जाता है। नेक्स्ट है ग्राफ्टिंग। तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं, कोई भी दो प्लांट स्पीसीज़ को हम लोग लेते हैं जो कि अलग अलग होते हैं, उनको कट करके और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों को ज्वाइन कर दिया जाता है। तो इसका जो अपर पार्ट होता है उसको हम लोग ग्राफ्ट बोलते हैं और इसी इसी की वजह से इसका नाम पड़ा है ग्राफ्टिंग। अगला प्रोसेस है बडिंग। तो ये ग्राफ्टिंग प्रोसेस के बिल्कुल सिमिलर होता है। इसमें बस हम लोग क्या करते हैं, ब्रांच की जगह पे यहाँ पे बर्ड्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ देख सकते हो, ये यहाँ से बर्ड्स को कट किया और यहाँ पे लगा दिया, तो ये बडिंग में होता है। इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। चीपर मेथड, काफ़ी आसानी से इसको हम लोग ग्रो करा सकते हैं, सस्ता मेथड होता है और लेस टाइम भी लगता है। दीज प्लांट आर मोर रेजिस्टेंट। जो ये प्लांट होते हैं वो डिजीज़ के खिलाफ ज़्यादा रेजिस्टेंस होते हैं। नो वेरिएशन बिटवीन ग्रोन प्लांट एंड पेरेंट प्लांट। तो इसमें जो हमारा जो पेरेंट प्लांट होता है और जो न्यू प्लांट होता है इनमें किसी भी प्रकार का वेरिएशन नहीं होता। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। देयर में भी डीजनरेशन ऑफ द स्पीसीज। जो हम लोग प्लांट ग्रो कराते हैं वो डीजनरेट भी हो सकता है। सम प्लांट आर वेरी पुअर, दे कैन नॉट ग्रो एसेक्सुअली। तो बहुत से जो प्लांट होते हैं वो एसेक्सुअली मेथड के थ्रू ग्रो नहीं करते। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग कल्टीवेशन ऑफ नेचुरल ओरिजिन प्लांट। तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि हमारे कल्टीवेशन को अफेक्ट करते हैं। ये क्वेश्चन तो ऐसे तो लॉन्ग में बनता है, तो हमने यहाँ पे इसको लॉन्ग में ही लिया हुआ है। तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं, जैसे फर्स्ट है एल्टीट्यूड, टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉयल एंड सॉयल फर्टिलिटी, फर्टिलाइजर्स, ह्यूमिडिटी, लाइट, पेस्ट एंड कंट्रोल। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे प्लांट के कल्टीवेशन को अफेक्ट करते हैं। एक एक करके इनको देखते हैं। तो एल्टीट्यूड में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कल्टीवेशन के लिए, किसी भी प्लांट के लिए। जो कुछ प्लांट होते हैं वो हमारे हायर एल्टीट्यूड पे ग्रो करते हैं, वहीं कुछ जो होते हैं वो लो एल्टीट्यूड पे ग्रो करते हैं। जैसे हाई एल्टीट्यूड पे हमारा टी हो गया, सिंकोना हो गया, तो ये हाई एल्टीट्यूड पे ग्रो करते हैं।
जैसे कि 1000 से लेकर 2000 मीटर की हाइट पे, वहीं जो लो एल्टीट्यूड पे ग्रो करता है जैसे हमारा सेना हो गया। नेक्स्ट है टेम्परेचर। एवरी प्लांट हैव दैट डिफरेंट कल्टीवेशन टेम्परेचर। तो जो जितने भी प्लांट स्पीसीज होते हैं वो अलग अलग टेम्परेचर पे कल्टीवेट होते हैं या फिर ग्रो होते हैं। नेक्स्ट है रेनफॉल। सम प्लांट रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ वाटर सो दे कैन सर्वाइव इन हैवी रेनफॉल। कुछ जो प्लांट होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, वहीं जो कुछ प्लांट होते हैं उनको लेस वाटर की ज़रूरत होती है, जैसे हमारा एलोवेरा हो गया और एकेशिया हो गया। तो ये लेस वाटर में भी ग्रो कर जाते हैं। उसके बाद है सॉयल। सॉयल प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, वाटर एंड इसेंशियल फूड और न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपमेंट प्लांट। जो हमारा सॉयल होता है वो उस प्लांट को एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, और जो भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उनको प्रोवाइड कराता है। इफ़ द सॉइल फर्टिलिटी इज गुड तो प्लांट विल ग्रो फास्ट। अगर हमारी सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी है तो हमारा प्लांट जो होता है वो काफ़ी आसानी से और जल्दी से ग्रो करता है। अगला है फर्टिलाइजर। प्लांट रिक्वायर सम फर्टिलाइजर फॉर देयर प्रॉपर डेवलपमेंट, सो फर्टिलाइजर कैन ऑल्सो अफेक्ट द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट। जो प्लांट्स होते हैं उनको कुछ फर्टिलाइजर की भी ज़रूरत होती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट के कल्टिवेशन में। अगला है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी ऑल्सो अफेक्ट द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट बिकॉज सम प्लांट ग्रो इन द कोल्ड क्लाइमेट। तो ह्यूमिडिटी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी प्लांट के कल्टिवेशन में, क्योंकि जो हमारे प्लांट्स होते हैं कुछ कोल्ड क्लाइमेट में ग्रो करते हैं, वहीं कुछ जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर में यानी ड्राई क्लाइमेट में ग्रो करते हैं। इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हो, जैसे सैफरॉन है, ये कोल्ड क्लाइमेट में ग्रो करता है, वही पायरीथ्रम है जो कि ड्राई क्लाइमेट में ग्रो करता है। अगला है लाइट। तो लाइट बेसिकली प्लांट के लिए इसलिए ज़रूरी होता है ताकि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो हो सके, और जो हमारा स्टोमेटा है वो ओपन या क्लोज हो सके। तो यहाँ पे लाइट का ये रोल रहता है। अगला है पेस्ट एंड पेस्ट कंट्रोल। तो पेस्ट आर द अनडिजायर्ड प्लांट एंड एनिमल्स और इंसेक्ट विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ प्लांट बाय डैमेजिंग देम और बाय यूजिंग न्यूट्रिएंट्स ऑफ द कल्टिवेटेड प्लांट। तो पेस्ट बेसिकली क्या होते हैं? अनडिजायरेबल प्लांट होते हैं जो कि हमारे क्रॉप के साथ ही ग्रो करते हैं, या फिर कोई एनिमल हो सकते हैं या इंसेक्ट होते हैं जो कि हमारे प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, या तो उसको वो डैमेज कर देते हैं, या फिर जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसको खा जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। तो इसलिए प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए पेस्ट के लिए, जिससे हमारा जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो कर सके। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द प्लांट ग्रोथ हार्मोन टाइप्स एंड देयर फंक्शन। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में बताना है और उसके फंक्शंस के बारे में बताना है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स के प्लांट हार्मोन्स होते हैं, उस सब सारा कुछ इसके बारे में बताना। तो ये भी क्वेश्चन जो लॉन्ग में बनता है 7 या 10 मार्क्स में, यहाँ पे हमने इसको लॉन्ग में ही लिया हुआ है। तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन, दीज आर दोज केमिकल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स क्या होते हैं? एक केमिकल्स होते हैं एक तरह के, जो कि हमारे प्लांट के ग्रो के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके टाइप्स देख लेते हैं। तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है प्लांट ग्रोथ इंड्यूसर या फिर प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। प्लांट ग्रोथ इंड्यूसर जो होते हैं वो हमारे प्लांट को ग्रोथ में हेल्प करते हैं, वहीं जो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है हमारे प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। इसमें फर्स्ट है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन्स और जैब्रेलिन। तो ये प्लांट की ग्रोथ को होने में इनहिबिट करते हैं, यानी प्लांट ग्रोथ में हेल्प करते हैं। वहीं एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। एक एक करके देखते हैं। ऑक्सिन, इट इज़ अ मेजर प्लांट। जो हमारा ऑक्सिन होता है ये मेजर प्लांट हार्मोन होता है, जो कि क्या करता है? सेल और स्टेम इलोंगेशन में मदद करता है, लीफ की ग्रोथ में और फ्रूट्स की ग्रोथ में भी ये हेल्प करता है, और फिर लीफ सेनेसेंस को भी ये डिले कराता है। अगला है साइटोकाइनिन्स। साइटो मीन्स सेल, काइनिन्स मीन्स सेल डिवीजन। तो ये क्या करता है? सेल डिवीज़न को ये स्टिमुलेट करता है या फिर प्रमोट करता है, बर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और जो हमारा एम्ब्रियो होता है सीड में उसको डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करता है। अगला है जिब्रेलिन, प्रमोट सीड जर्मिनेशन, फ्लावर डेवलपमेंट एंड फ्लावरिंग टाइम। तो जो हमारा जिब्रेलिन होता है वो सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है, फ्लावर के डेवलपमेंट्स में और फ्लावरिंग में हेल्प करता है। फैसिलेट सेल इलोंगेशन एंड हेल्प प्लांट टू ग्रो टालर। तो ये जो सेल इलोंगेट करते हैं उसमें भी हमारा जिब्रेलिन रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से जो हमारा प्लांट हो वो टॉल हो सके यानी लंबा हो सके। अगला है यहाँ से प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन शुरू होते हैं, जिसमें फर्स्ट है इथाइलिन। इट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, एब्सिशन ऑफ लीव्स करते हैं। उसके बाद फ्रूट की राइपनिंग यानी फ्रूट को पकने में भी ये हेल्प करता है ये हार्मोन। अगला है एब्सिसिक एसिड, ये भी हमारा प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर ही है, जो कि लीफ डी अटैचमेंट में हेल्प करता है, यानी पत्तियों को झड़ने में हेल्प करता है, जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है, और फ्रूट डी अटैचमेंट में भी ये हेल्प करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है व्हाट इज पॉलीपोलाइडी, जो कि 2 मार्क्स में ज़्यादातर बनता है। पॉली का मतलब होता है मेनी और पोलाइडी मीन्स सेट ऑफ क्रोमोजोम्स। तो पॉलीपोलाइडी इज द फिनोमिना व्हेन एन ऑर्गेनिज्म हैव मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोजोम। तो जो हमारी पॉलीपोलाइडी होती है एक फिनोमिना होती है जब हमारा कोई भी एक ऑर्गेनिज्म होता है जब वो मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोजोम को एग्जिस्ट करता है। इट वॉज डिस्कवर बाई लुट्स। तो ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने इसको डिस्कवर किया था पॉलीपोलाइडी को। यहाँ पे जो इट रियली फाउंड इन एनिमल्स बट जनरली ऑकरेंस इन प्लांट। तो जो पॉलीपोलाइडी है ये एनिमल्स में काफ़ी कम ही देखने को मिलती है और ज़्यादातर प्लांट में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पॉलीपोलाइडी, यहाँ पे जो हमारा क्रोमोजोम का नंबर है वो 3n है और 4n, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पॉलीपोलाइडी। और नॉर्मल केस में क्या होता है हमारा 2n क्रोमोजोम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं डिफाइन म्यूटेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन इन मेडिसिनल प्लांट। इसमें बताना है म्यूटेशन और हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं। तो म्यूटेशन मतलब होता है चेंज इन द जीन सीक्वेंस, हमारे जीन सीक्वेंस में या फिर डीएनए में चेंज होने को ही क्या बोलते हैं हम लोग म्यूटेशन। म्यूटेशन मीन्स परमानेंट अल्ट्रेशन ऑफ जीन सीक्वेंस। इट कैन चेंज अपीयरेंस ऑफ फ्लावर फ्रूट्स और स्टेम इन एनी प्लांट। तो म्यूटेशन की वजह से क्या हो सकता है हमारा फ्लावर का जो अपीयरेंस है वो चेंज हो सकता है, फ्रूट्स का अपीयरेंस चेंज होता है, जो फिर हमारी स्टेम है प्लांट की उसका अपीयरेंस चेंज हो सकता है। द सेल और ऑर्गेनिज्म व्हिच शो म्यूटेशन कॉल्ड म्यूटेंट। तो जो हमारे ऑर्गेनिज्म या फिर जो प्लांट म्यूटेशन को शो करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं म्यूटेंट। और जिसकी वजह से म्यूटेशन होता है जैसे जो कोई केमिकल हो सकता है या फिर कोई एनिमल या रेडिएशन हो सकता है जिसकी वजह से म्यूटेशन होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं म्यूटाजेन, यानी ऐसे एजेंट जिसकी वजह से म्यूटेशन होता है। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज एंड फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारी एक प्रोसेस होती है या फिर एक मेथड होता है जिसमें हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं अलग अलग स्पीसीज का, जिसकी वजह से हमारा हाइब्रिड का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पे हमने ए और बी का हाइब्रिडाइजेशन करवाया तो हमारा क्या बना, यहाँ पे ए बी एक हाइब्रिड बना। डेट कंटेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ पेरेंट्स। तो जो हमारा हाइब्रिड बनता है इसमें दोनों ही पेरेंट्स के कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके कुछ सिग्निफिकेंस है फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। इसकी वजह से हमारी जो क्रॉप है वो इम्प्रूव हो सकती है। टू प्रोड्यूस डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट। इसकी वजह से जो हमारे प्लांट हैं वो डिजीज से रेजिस्टेंस हो सकते हैं और हमारा क्रॉप का या फिर मेडिसिनल प्लांट का इल्ड भी बढ़ सकता है। अब यहाँ से हमारी यूनिट 3 शुरू होती है। हमने 2 यूनिट कवर कर ली है। अब यहाँ से तीसरी यूनिट शुरू होती है। 4th और 5th यूनिट को हम लोग सेकेंड पार्ट में देखेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है डिफाइन टिश्यू कल्चर एंड इट्स टाइप। प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है और उसके कौन कौन से टाइप होते हैं। तो इट इज़ अ टेक्निक इन विच फ्रेगमेंट्स ऑफ प्लांट आर कल्टिवेटेड एंड ग्रोन इन ए लेबोरेटरी अंडर सुटेबल कंडीशन। तो प्लांट टिश्यू कल्चर एक आर्टिफिशियल बोल सकते हो आप मीडियम होता है जिसमें हम लोग प्लांट्स के फ्रेगमेंट्स को लेते हैं और उसको लैब में ग्रो कराते हैं एक कंप्लीट प्लांट में। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी हमने यहाँ पे एक एक्स प्लांट लिया और वहाँ से उसका कोई एक पार्ट लेके कल्चर मीडियम उसको ग्रो कराया, तो यहाँ पे हमारा एक प्लांट ग्रो किया आर्टिफिशियल मीडियम में। ये जो प्रोसेस होती है वो इन विट्रो होती है यानी आउटसाइड द बॉडी होती है। टोटीपोटेंसी इसमें देख लेते हैं, ये भी 2 मार्क्स में पूछ लेता है कई बार। तो द एबिलिटी ऑफ ए प्लांट सेल टू डेवलप इनटू होल प्लांट। तो कोई भी जो प्लांट सेल है उसकी एबिलिटी जैसे है कि वो एक सेल से पूरा एक कंप्लीट प्लांट में डेवलप हो सके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं टोटीपोटेंसी। दिस प्लांट ब्रीडिंग वाज डेवलप अराउंड 1950। तो ये जो टेक्निक है वो 1950 में डेवलप हुई थी। उसके बाद टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट है सीड कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर, कैलस कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, लीव्स कल्चर, रूट कल्चर, एंथर एंड पॉलन कल्चर और लास्ट है फ्लावर कल्चर। तो ये कुछ अलग अलग टाइप्स हैं टिश्यू कल्चर के जिसके थ्रू हम लोग प्लांट का कल्चर करते हैं, जो भी सेल है उसका कल्चर करते हैं। इसको आप लॉन्ग में चेक कर लेना 7 मार्क्स में। यहाँ पे मैंने इसको शॉर्ट में कवर अप कर दिया है। 7 मार्क्स में इसको आप ज़रूर से देख लेना। ये बस आप सारा जो टाइप्स है इसको आप एक्सप्लेन कर दोगे तो आपको कंप्लीट जो अच्छे मार्क्स है वो मिल जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट आर वेरियस रिक्वायरमेंट ऑफ टिश्यू कल्चर एंड गिव इट्स एप्लीकेशन इन फार्माकोग्नोसिस। में बताना है कि कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स होते हैं टिश्यू कल्चर करने के लिए और इसका क्या एप्लीकेशन है फार्माकोग्नोसिस में। तो देयर आर फॉलोइंग रिक्वायरमेंट फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर। बहुत से रिक्वायरमेंट होती हैं प्लांट टिश्यू कल्चर करने के लिए, जिसमें फर्स्ट है इनऑर्गेनिक साल्ट, जिसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। उसके बाद ऑर्गेनिक साल्ट, सॉलिडिफाइंग एजेंट, ग्रोथ रेगुलेटर यानी वही हमारे प्लांट हार्मोन्स और
पीएच ऑफ मीडिया और एंटीबायोटिक। तो ये सारा कुछ का रिक्वायरमेंट होता है प्लांट टिश्यू कल्चर करने के लिए। एक एक करके देख लेते हैं। तो इनऑर्गेनिक साल्ट में जो हमारे होते हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि लार्ज अमाउंट में ज़रूरत होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। एग्जाम्पल है नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर और फॉस्फोरस। वैसे ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी ये हमें ज़रूरत होती है लो अमाउंट में, यानी स्मॉल अमाउंट में। इसके एग्जाम्पल्स हैं आयरन, बोरॉन, जिंक, कॉपर। उसके बाद अगला है ऑर्गेनिक साल्ट। तो दिस सप्लीमेंट आर द कार्बन सोर्स विच इज रिक्वायर्ड बाई प्लांट। तो ये जो ऑर्गेनिक साल्ट होते हैं ये कार्बन सोर्स होते हैं जो कि प्लांट के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे इसमें है विटामिन, अमीनो एसिड हो गया, जैसे विटामिन B1, B3, B6। उसके बाद ग्लाइसिन, अमीनो एसिड ऑल्सो रिक्वायर्ड। उसके बाद कार्बन सोर्स में है जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज। तो ये सारा कुछ रिक्वायरमेंट होता है टिश्यू कल्चर में। अगला है सॉलिडिफाइंग एजेंट। सॉलिडिफाइंग एजेंट आर यूज टू मेक सॉलिड और सेमी सॉलिड कल्चर। तो इसका इस्तेमाल हम लोग कल्चर को सेमी सॉलिड या फिर सॉलिड बनाने के लिए करते हैं। इसके एग्जांपल है अगार, एग्रोज, जिलेटिन, गम, जिलेटिन, स्टार्च। ये सारा कुछ यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रोथ रेगुलेटर, यानी वही हमारे जो प्लांट हार्मोन होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो वही ऑक्सीन है, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। उसके बाद है पीएच ऑफ मीडिया। तो पीएच ऑफ कल्चर इज मेंटेन अकॉर्डिंग टू देयर अप्रोप्रिएट ग्रोथ पीएच। तो जो भी हमारा कल्चर है उसका पीएच हम लोग मेंटेन करते हैं जितने भी हमें ज़रूरत होती है एक प्रॉपर ग्रोथ के लिए। उसके बाद अगला है एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा कल्चर है उसमें कोई भी बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना कर सके। इसके एग्जांपल हैं सेफाटक्सिम और कैनामाइसिन। उसके बाद इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो टू कंजर्व द रेयर स्पीसीज इन द फॉरेस्ट, रेयर स्पीसीज को कंजर्व करने के लिए टिश्यू कल्चर टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। टू स्टडी वेरियस बायोकेमिकल एंड फिजियोकेमिकल प्रोसेस ऑफ स्पीसीज प्लांट, कोई जो अलग अलग स्पीसीज प्लांट है उनका बायोकेमिकल और फिजियोकेमिकल प्रोसेस को स्टडी करने के लिए हम लोग टिश्यू कल्चर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगला है क्रॉप के इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं। उसके बाद सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के प्रोडक्शन के लिए जैसे अल्कोलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन्स। उसके बाद शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीडिंग साइकिल, जो हमारी ब्रीडिंग साइकिल है उसको शॉर्ट करने के लिए यानी कम से कम टाइम में करने के लिए हम लोग टिश्यू कल्चर टेक्निक का यूज करते हैं। अगला है प्रोडक्शन ऑफ डिजीज फ्री प्लांट, जो भी हमारा प्लांट है उसको किसी डिजीज से रेजिस्टेंस करने के लिए हम लोग टिश्यू कल्चर टेक्निक का यूज करते हैं। माइक्रो प्रोपोगेशन मीन्स रीजनरेशन ऑफ होल प्लांट फ्रॉम माइक्रो पार्ट ऑफ एक्स प्लांट। तो माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके हम लोग एक किसी भी एक्स प्लांट के छोटे से पार्ट से हम लोग पूरे एक प्लांट को ग्रो कराते हैं। उसके बाद फाइटो कंस्टिट्यूएंट के प्रोडक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। उसके बाद बहुत सारे एक ही टाइम पे बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए भी हम लोग टिश्यू कल्चर टेक्निक का यूज करते हैं। उसके बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स को भी ग्रो कराने के लिए टिश्यू कल्चर टेक्निक का यूज किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है डिफाइन इडेबल वैक्सीन एंड देयर रोल। इस क्वेश्चन में बताना है कि इडेबल वैक्सीन क्या होती है और उसका रोल क्या होता है। तो ये तो क्वेश्चन 2 मार्क्स या फिर 7 मार्क्स में बनता है, तो यहाँ पे मैंने इसको शॉर्ट में ही एक्सप्लेन किया। इडेबल मीन्स ईटेबल यानी जिसको हम लोग खा सकते हैं, और वैक्सीन जिससे हम लोग अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं या फिर इन्हांस करते हैं। तो दीज आर ट्रांसजेनिक प्लांट एंड एनिमल्स मेड फार्मास्यूटिकल विच आर यूज टू इंक्रीज इम्यूनिटी ऑफ द एनिमल। तो इडेबल वैक्सीन क्या होती है, कोई भी ट्रांसजेनिक प्लांट से हो सकती हैं या फिर एनिमल्स से हो सकती हैं जो कि फार्मास्यूटिकली प्रिपेयर की जाती हैं, जिससे हम लोग अपनी इम्यूनिटी को या फिर किसी एनिमल्स की इम्यूनिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। एग्जाम्पल है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, जो जिसमें क्या होता है टोबैको, पोटैटो या लेट्यूज वेक्टर का यूज किया जाता है। इसके इंपॉर्टेंस क्या है, दीज आर एडिबल एंड निडल फ्री। तो ये जो होती है इसको हम लोग खा सकते हैं और इसमें हम लोग को किसी भी इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये काफ़ी ज़्यादा सस्ते भी होते हैं। उसके बाद इसको आप इजीली स्टोर भी कर सकते हो, आपको रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे जितनी भी वैक्सीन होती है उनको रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो एडेबल वैक्सीन है उसको रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद जो हमारी एडेबल वैक्सीन होती है वो सेफ़ होती है और इसमें किसी भी तरीके का इन्फेक्शन का रिस्क नहीं रहता। तो यहाँ से तो हमारी 3rd यूनिट पूरी ख़त्म हो गई। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। यूनिट 1 से लेके यूनिट 3 तक सारा कुछ हमने शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया, जिससे आपको तीनों यूनिट का ओवरव्यू मिल गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यूनिट 4 और यूनिट 5 कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। तो हम लोग आज की इस वीडियो में इतना ही कवर करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।